सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 19 अप्रैल के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे आर्टिकल्स भी देखेंगे न्यूज़पेपर के, और आपको एक स्ट्रैटेजी भी क्लियर होगी। देखिए, हमारे दिमाग में बहुत मेन डाउट होती है कि न्यूज़पेपर रीड कैसे करा जाए। तो कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उन आर्टिकल्स में कौन से फ्रेजेस या पैराग्राफ पे हमको इम्फोसाइज करना है, वो पूरी स्ट्रैटेजीज भी मेरे वीडियोस में क्लियर होती है। आपको ग्रेजुअली क्लैरिटी आएगी कि भाई सारे आर्टिकल तो पढ़ने नहीं, उसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की स्ट्रैटेजीज, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। किस तरह से वेबसाइट पे जाके वहां पे रिसर्च करनी है, तो पूरा ए टू जेड अप्रोच स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, ठीक है। तो आज हम 19 अप्रैल के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी का वीडियो कल रात थोड़ा लेट हो गया था, पर रिलीज कर दिया 10 बजे के आसपास कल, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इकोनॉमी के, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 1 तो पहले ही था, पार्ट 2 कल आ गया है। और आज शाम को आने वाला है रीजनिंग सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलेंडर्स। इसमें सवाल मेनली दो तरह के बनते हैं। एक विद रेफरेंस डे वाले, मतलब कि आपको बोल देगा कि भाई 11 जनवरी 2012 को मंडे था, मान लो, एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूं मैं। तो फिर किसी और दिन को डेट क्या होगी और डे क्या होगा, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है विदाउट रेफरेंस डे, कि मतलब रैंडमली कोई डेट देगा आपको और उस दिन डे कौन सा था, ये पूछ लेगा। तो दोनों तरह की कैटेगरी कवर करूंगा, प्लस कुछ एक दो और कैटेगरी जो आती हैं कि अगर इस साल जैसा कैलेंडर अगले किस साल में रिपीट होगा। तो जितने भी फॉर्मेट एग्जाम में आते हैं, मैं पूरी क्लैरिटी और सिंपलेस्ट तरीके से कवर करूंगा, समझाते। उसके बाद कैलेंडर्स में आप मास्टर बन जाएंगे। वो वीडियो आज दिन में आ जाएगा, वो लेट नहीं होगा, चिंता मत करिए। दिन में लगभग 3-4 बजे के आसपास वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। To prevent opportunistic takeovers by Chinese entities, Center has made prior government approval mandatory for FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम विच कंट्रीज। तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है ताकि किसी भी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर चाइनीज कंपनी के थ्रू ना हो पाए। तो गवर्नमेंट अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा एफडीआई के लिए। किन कंट्रीज के लिए? सबके लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज कौन सी आपको बताना है, एंड द आंसर इज दिस। वो सारी कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, उन पे ये कंडीशन लगी है, जिसमें चाइना भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये रहा आर्टिकल, दिस वाज द फ्रंट पेज आर्टिकल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो मैं रिलेवेंट आर्टिकल्स को जूम इन करता हूं। ये देखिए, पैरा मेनली फर्स्ट सेकंड पैरा जरूरी है। सो इन अ मूव दैट विल रिस्ट्रिक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, द सेंटर हैज मेड प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। तो देख रहे हैं, ज्योग्राफी को उन्होंने इकोनॉमी से कनेक्ट कर दिया, बट अ वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। प्रीवियसली, अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट इकोनॉमी के लिए, प्रीवियसली ओनली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेस्ड सच रिस्ट्रिक्शंस। तो पहले ये रिस्ट्रिक्शन जो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल के होते हैं एफडीआई की फील्ड में, वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर थे। अब सारे नेबर्स जहां से बाउंड्री शेयर होती है उस पर लग जाएंगे, ठीक है। सो द रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी इज एम्ड एट कर्बिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स और एक्विजिशंस ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यू टू द करंट कोविड-19 पैंडेमिक। और ये कहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और इसी आर्टिकल में 2-3 पैराग्राफ बाद ये दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि भाई लैंड बाउंड्री की बात तो कर दी, पर कौन सी कंट्री से लैंड बाउंड्री है, वो लिस्ट यहां पे दी हुई है, ठीक है। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे नेबर्स हैं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मैटरहॉर्न माउंटेन इज लोकेटेड इन। आपने इस माउंटेन की फोटो, मुझे होपफुल, आई एम वेरी होपफुल कि अगर आपने सुबह न्यूज एक्सेस करी तो उसका फोटो पक्का देख लिया होगा, बहुत न्यूज में आज ये। रीजन देख लीजिएगा। पहले माउंटेन कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यूरोप में जो एल्प्स है उसका पार्ट है ये। तो मैटरहॉर्न माउंटेन इज इन स्विट्जरलैंड। सवाल ज्योग्राफी का है, पर क्यों आया उसको देख लीजिए, ये है रीजन, ठीक। थोड़ा सा मैं फोटो छोटा कर दूं, दिस इज फ्रॉम द हिंदू, बट बाकी ये आप जो ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है जर्मैट टूरिज्म का, जर्मैट उस एरिया का नाम है, तो उसके ट्विटर हैंडल पे था। तो स्विट्जरलैंड का ये मैटरहॉर्न माउंटेन है, जिसको इल्यूमिनेट करा गया है इंडियन ट्राई कलर, जो हमारा इंडियन फ्लैग है ट्राई कलर, उससे इल्यूमिनेट करा गया है। दिस इज टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी। इस वक्त दुनिया का हर देश कोविड-19 से लड़ रहा है, बहुत बुरा समय है, तो हम सब एक है, हम सब साथ हैं। इस सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए स्विट्जरलैंड में ये अच्छा कदम लिया गया है, वेरी गुड स्टेप, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोविड-19 की टेस्टिंग वाला क्वेश्चन है ये। विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट और द ओनली कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड-19? अब ये डाउट आपके दिमाग में भी होगा। अभी हम दो टेस्टों की बातें चल रही हैं आजकल। पहला जो टेस्ट है, जिसका नाम है
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जिसको हम आरटी-पीसीआर टेस्ट बोलते हैं। पर आजकल एक और टेस्ट की बातें होना शुरू हो गई हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो कुछ स्टेट करना भी शुरू कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान का मैंने कल क्वेश्चन बताया था आपको। अब द पॉइंट इज, क्या दोनों टेस्ट बराबर होते हैं अपनी एफिकेसी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन है और हेल्थ मिनिस्टर ने ऑफिशियली बोला भी इसके बारे में, तो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अब देखिए, सवाल यह है कि इनमें से गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंट एंड मतलब मेन टेस्ट कौन सा है जो 100% कंफर्मेटरी टेस्ट है? द आंसर इज फर्स्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी काफी कुछ एफिकेसी देता है, एफिशिएंसी देता है, बट 100% नहीं देता। बेस्ट टेस्ट कौन सा है? पहला वाला, मतलब आरटी पीसीआर टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वो टेक्निकल बातें हो जाएंगी। बट टेस्ट का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नाम अब याद कर लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। हो सकता है ये टेस्ट का नाम दे दो और पूछे किसका टेस्ट है, ऑप्शन में दे देगा मलेरिया दे देगा, एचआईवी दे दिया, कोविड दे दिया, या कोई भी और बीमारी दे सकता है, इबोला दे दिया जो बहुत चल रही है, तीनों चारों बीमारियां आजकल, तो उल्टा भी पूछ सकते हैं। ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट 100% कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। अब दोनों का यूज करा कैसे जा रहा है, इसके बारे में बहुत बढ़िया आर्टिकल आया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरे डिटेल करा इसके बारे में। ये रहा टेस्ट, ठीक है। मतलब वो आर्टिकल, दिस इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सो आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है, इट इज द ओनली कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये गवर्नमेंट ने बोला है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट फॉर कोविड-19 एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कैन नॉट रिप्लेस इट। ठीक है, एक छोटी सी बात समझ लीजिए सेकंड टेस्ट के बारे में। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में घुसते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। तो कई बार कुछ टेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो ये चेक करते हैं कि एंटीबॉडी है या नहीं। अगर एंटीबॉडी है मतलब वायरस भी होगा। ये स्ट्रैटेजी एचआईवी टेस्ट के लिए भी होती है, इसलिए उसके टेस्ट को एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, और वही अप्रोच यहां पे लगाई जा रही है। ठीक है, कि अगर हमारी बॉडी में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी मिल गए तो चांसेस है कोरोना वायरस भी होगा। इट इज नॉट 100% श्योर टेस्ट, बट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एंटीबॉडी का, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब बातें हैं। अब यहां देख लीजिए कि एंटीबॉडी का, भाई ये तो चलो पहला टेस्ट मेन टेस्ट हो गया, तो दूसरे टेस्ट का मतलब क्या है? मतलब है वो, ये देख लीजिए, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट गिव्स अस एन आइडिया about prevention of disease in a particular area and is used for epidemiological studies and surveillance purpose in hotspots. It can also be used in districts which are not hotspots to study the emerging trends. तो ये स्टडीज रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक आशंका और अंदाजे को क्लैरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है फ्रंट लाइन टेस्ट, एक होता है बैक एंड टेस्ट, तो इसके लिए काफी जरूरी है। किस एरिया में हमको लग रहा है कि क्योंकि देखिए, वी हैव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द आरटी-पीसीआर, भाई यहाँ पे हमारे पास जितने भी किट्स वगैरह अनलिमिटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेकंड लाइन टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे डेफिनेटली क्लैरिटी मिलती है स्टडीज के लिए, एक ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर इमरजेंसी बढ़ रही है तो फिर उन सेलेक्टिव केसेस में हम लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो दोनों टेस्ट अपनी तरह से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और इसमें बात यहां पे देख लीजिए आप, दिस इज ऑल्सो वेरी, पूरा आर्टिकल मुझे बहुत जरूरी लगा ये। He also said, मतलब मिस्टर लव अग्रवाल, who is the joint secretary of Ministry of Health, data generated by surveillance through rapid testing can be used for contact tracing if possible, if any positive case arise in an area। ठीक है, तो किसी भी एरिया में अगर कोई पॉजिटिव केसेस है, उसमें जो कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, उनको ट्रेस करने के लिए यहां पे ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो अभी करंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है वो भी देख लीजिए। द गवर्नमेंट इज यूजिंग द आरटी-पीसीआर टेस्ट टू डिटेक्ट द नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम सैंपल्स ऑफ, अब आरटी-पीसीआर टेस्ट से सैंपल क्या लिए जाते हैं आपके? सैंपल ऑफ थ्रोट या नेसल स्वेब्स, नाक से जो निकालते हैं, ऑफ पीपल विद सिम्टम्स और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। अब ये प्रॉब्लम है, जिनके सिम्टम्स और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम आरटी-पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतने सारे किट्स हमारे पास नहीं कि हम सबका कार्य शुरू कर रहे हैं। सेलेक्टिव टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री हैज नोटेड दैट वो एक डेटाबेस बनाएगा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसको सर्वेलेंस का यूज करा जाएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे। और एक वेबसाइट भी बना दी है, covid19cc.nic.in। तो जो भी टेस्ट हो रहे हैं एंटीबॉडी वाले, उनका डेटाबेस सबको अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ताकि डेटाबेस बन के रिसर्च करी जा सके और ट्रेंड समझा जा सके। तो थोड़ा समझे आप लोग इस बात को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक मिनट इसको शिफ्ट कर दूं मैं।
तो दोनों टेस्ट का मतलब समझा और दोनों टेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और अगर आप किसी इंटरव्यू ऐसे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस अंतर को क्लियरली रख पाए तो आप जीत गए। ठीक है, पूरी कहानी यहां पे लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर वाला सवाल है, एक्चुअली 2 दिन पहले आया था पर गलती से मिस हो गया था तो आज इसको ले आया मैं। What is the agricultural, sorry, what is the food production target set by the Ministry of Agriculture for 2020-21? देखिए नॉर्मल मॉनसून की बात आईएमडी कर चुका है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उस कारण से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया है, एस्टिमेट दे दिया है। दिस एस्टिमेट इज मोर देन द प्रीवियस ईयर एंड द आंसर इज 298.3 मिलियन टन्स का यहां पे टारगेट रखा गया है फूड प्रोडक्शन का, 298.3 मिलियन टन्स। और ये आप इसका आर्टिकल देख सकते हैं यहां पे। फूड थोड़ा चेंज कर लेना, मतलब फूड या पूरा आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज फूड ग्रेन। ठीक है, सो क्या टारगेट है वो देख लीजिए। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज टारगेटिंग अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कितना 298.3 मिलियन टन फॉर 2021। लास्ट ईयर मतलब 2019 और 20 में कितना था, 291.95। तो पिछले साल ये था, अब इतना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, किसका प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये टारगेट कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा मैंने जूम इन कर दिया था वैसे कि 298.3 मिलियन टन, दिस इज द टारगेट फॉर द अपकमिंग ईयर, जो अभी चल रहा है, जो फिस्कल चल रहा है अभी, और पिछले फिस्कल का ये था 291.95 फॉर 2019 एंड 20। ठीक है, तो थोड़ा ये डेटा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डेटा को आप काफी इंपॉर्टेंट तरीके से फैक्ट्स या कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आईएसपीआरएल, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इट हैज स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व लोकेटेड एट हाउ मेनी लोकेशंस। इसका आंसर देख लीजिए पहले, 3 इज द आंसर। अब देखो स्ट्रैटेजिक रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व तो हमारे पास है ही, हर रिफाइनरी में रिजर्व होते हैं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व मतलब जो हम फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं, जो अभी जरूरत है। अभी जरूरत क्यों है, देखिए इस वक्त आप जानते हैं कि डिमांड बहुत कम है क्रूड ऑयल की, इस कारण से आपने सुना था ना ओपेक और ओपेक प्लस की मीटिंग हो रही है, तो उससे क्या होता है, क्रूड इस वक्त बहुत कम रेट पर मिल रहा है हमको। ठीक है, पर प्रॉब्लम है कि डिमांड तो हमारी भी कम है। भाई गाड़ियां बहुत कम चल रही है तो काफी कम यूज हो रहा है क्रूड इस टाइम पे, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल वगैरह। तो हम भी रिफाइन तो ज्यादा कर नहीं सकते आप, पर प्रॉब्लम है कि अगर हम अभी स्टोर नहीं कर पाए, अभी खरीद नहीं पाए, तो जब बाद में खरीदेंगे तब रेट दोबारा बढ़ जाएगा। तो अभी कम चलते हुए रेट, भाई हमारी कंट्री इज इंपोर्ट डिपेंडेंट, लगभग 83% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं। अब इस सस्ते दौर का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम खरीद लेना चाहिए ताकि उसको स्टोर कर ले, जिसको फ्यूचर में यूज कर पाए, वरना रेट कल दोबारा बढ़ जाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब हमारे यहां पे आईएसपीआरएल है जिसके 3 रिजर्व है। ठीक है, ये रहा आर्टिकल आईएसपीआर, ये पूरा लिखा हुआ है। आज के इकोनॉमी सेक्शन क्या है, आईएसपीआरएल टू टॉप अप, मतलब भर रहे, केवन मतलब जो कंटेनर जिसमें भरा है, बहुत बड़े। आई हैव नेवर बीन टू दिस कैंपस, मेरा मन जरूर था। आप में से कोई पेट्रोलियम सेक्टर में इस चीज को देख चुका है, ऑल्दो आई वर्क विद भारत पेट्रोलियम, द पेट्रोलियम कंपनी, पर आईएसपीआरएल से ऐसा कॉन्टैक्ट कभी नहीं रहा। तो मुझे देखने का बहुत मन है कि किस तरह से स्टोर करते हैं। इट विल बी ह्यूज कंटेनर्स मेरे हिसाब से विद चीप क्रूड। देखो क्योंकि क्रूड चीप मिल रहा है तो अभी सस्ते से खरीद के रख लो। ठीक है, क्योंकि अभी सड़ता तो है नहीं ऑब्वियसली, तो इसको आप रख सकते हैं, बाद में काम आएगा। अब ये देख लीजिए इधर, आईएसपीआरएल, ठीक है, इसके पास 3 स्टोरेज एरियाज हैं, एक मैंगलुरु में है, एक उडुपी में है, और तीसरा यहां देख लीजिए विशाखापट्टनम में। 3 है, मैंगलुरु, उडुपी और विशाखापट्टनम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख लो यहां पे मैंगलुरु की कैपेसिटी कितनी है, 1.5 मिलियन टन, उडुपी की है 2.5 मिलियन टन, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे आई वाज वेरी थोड़ी अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी वेबसाइट में अगर हम जाएं एक बार, दिस इज द वेबसाइट, देख सकते हैं आप, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। यहां पे देखिए पर्पस, डेडिकेटेड टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल रिजर्व। इनके कंटेनर सारे अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, और इसमें पूरी जानकारी है, ये देख लो आप। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदुर, पदुर जो जगह है ना वो उडुपी के पास वाली है, तो ये उडुपी में ही है। ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं। चलो उसका ओपन करते हैं क्या क्या दिया है इसमें। फोटोज देख रहे हैं, पूरे अंडरग्राउंड टनल टाइप के बने हैं इसमें। ये देखिए वेबसाइट की, मैं इस फोटो की बात कर रहा था, पूरे अंडरग्राउंड टनल टाइप के बने हैं। बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है वैसे इस तरह के रिजर्व क्रिएट करना। ये देखिए कैपेसिटी,
ये मैं पदुर जो उडुपी वाला प्लांट है ना उसकी बात कर रहा हूं, 2.5 मिलियन टन्स। ये देख लो 2.5, यहां पे भी आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, कहां गया, हाँ 2.5 मिलियन टन्स। ठीक है, तो इस तरह से पूरी यहां पे कहानी दी हुई है। क्लियर है? ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एमएमटी दिया हुआ है, पर अगर मैं आर्टिकल न्यूज़पेपर वाला पढूं तो इसमें एमटी दिया हुआ है, मतलब मिलियन टन्स। तो ये एक्स्ट्रा एम का मतलब क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा। आई एम नॉट, क्योंकि वो मिलियन टन पक्का है, दैट इज वेरी क्लियर। इसमें दो क्यों दिए रीजन नहीं पता। ठीक है, वो देखते हैं। क्या आपको कुछ आइडिया लगे तो बताइएगा मुझे। क्लियर होगी बात? तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा इसमें, इसकी वेबसाइट आप भी डिटेल में देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जब मिडिल ईस्ट कई बार अनरेस्ट में चला जाता है और हम भाई बेसिकली वी आर अ क्रूड डिपेंडेंट कंट्री, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का। चलो क्वेश्चन नंबर 6, शरद कमल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, एंड द आंसर इज टेबल टेनिस। तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन का नाम देगा और स्पोर्ट्स का नाम पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं। ये रहा आर्टिकल। आर्टिकल पर से इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस यहाँ पे इनका नाम ध्यान रख लीजिए। तो शरद एक्चुअली इन्होंने कुछ अपने जर्मन के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है, जिससे इन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक, बट द पॉइंट इज हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये टेबल टेनिस के हैं, बाकी पूरा एक्सपीरियंस आप पढ़ सकते हैं बट एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, which team has been declared as a champion of I League by the All India Football Federation AIFF? तो आंसर है मोहन बगान। ये टूर्नामेंट अब सस्पेंड कर दिया गया है और मोहन बगान को चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया है। देख लीजिए, आई लीग हैज बीन कॉल्ड ऑफ और मोहन बगान को चैंपियन डिक्लेयर कर दिया है किसने? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रोमिनेंट पोजीशन में मोहन बगान ही था, इसलिए उनको चैंपियन बना दिया, क्योंकि टूर्नामेंट तो पूरा हो नहीं सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे, दीज डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब था ये आपको बताना है। आंसर है 18 अप्रैल, कल ही था। तो यस्टरडे वाज वर्ल्ड हेरिटेज डे। आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये डेज कब होते हैं और उनकी थीम क्या होती है। थीम्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस साल का जो 2020 का वर्ल्ड हेरिटेज डे है उसका थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, ठीक है, एंड शेयर्ड, तीन पॉइंट्स में उसमें, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो बेसिकली यहां पे तीन पॉइंट्स है, तीनों में शेयर्ड आएगा, कल्चर, हेरिटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम याद कर लीजिए और डे याद कर लीजिए, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको डिटरमाइन जो करते हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं। तो एमएसपी जो होता है उसका रिकमेंडेशन कौन देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो। आंसर है सीएसीपी, जो बी ऑप्शन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये रिकमेंडेशन देता है जिसके हिसाब से, अब आर्टिकल तो देखिए बहुत सारे हैं, क्योंकि कई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया है क्रॉप्स का। तो पर जो एमएसपी होता है डिटरमाइन कैसे होता है? सीएसीपी से, वो जरूरी है। इंडिविजुअली स्टेट वाइज आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब अगर इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लीजिए, सीए। देखिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, फार्मर्स वेलफेयर, सॉरी नॉट फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब यहां देख लो, आप पूरा समझाया इसके बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। सो कमीशन फॉर, ये जो कमीशन है, इट इज अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 1965 में आया था और इसका पूरा फंक्शन दिया है। अब ये मेन चीज, इट इज मैंडेटेड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू इंसेंटिफाइड द कल्टिवेटर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेज द प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, इन लाइन विद द इमर्जिंग डिमांड पैटर्न्स इन द कंट्री। तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कितनी सिंपल। आप अक्सर देखते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू में कि सिंपल भाषा का यूज करना है, ये रही सिंपल भाषा और सारे पॉइंट्स कवर्ड है इसमें। इंसेंटिवाइज द कल्टिवेटर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रेस प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना, इन लाइन विद द इमर्जिंग डिमांड पैटर्न्स इन द कंट्री। डिमांड क्या आ रही है उससे सिंक होना चाहिए। ठीक है, बाकी और जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। एक और जरूरी बात देख लीजिएगा यहां पे, ये देखिए, एक और सवाल आता है कि सीएसीपी किन क्रॉप्स के लिए एमएसपी देता है? सबके लिए नहीं देता है, किसके लिए देता है? 23 कम्युनिटीज के लिए। दिस 23 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो। 7 सीरियल से, जैसे पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पर, मिलेट, मतलब ये पूरा, पल्सेस भी 5 है, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। पर 23 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर और पूरी लिस्ट यहां पर देखो पब्लिश होती है। एमएसपी दिख रहा है आपको, क्लिक कर दो, ये पीडीएफ खुलेगा,
हाँ, ये देखो पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये क्लियर, तो इसको तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, बट बस नॉलेज के लिए आप थोड़ा देख सकते हैं इसको। क्लियर हुई बात? तो इसलिए तीन चार फैक्ट्स निकल के आते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये रहा, पढ़ लीजिए तब तक मैं पेन ऑन कर लूं। ये रहा, विच क्रिकेट बोर्ड हैज प्लान टू ले ऑफ 80% ऑफ द स्टाफ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस? तो 80% की बात चल रही किसके साथ? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उस बोर्ड का नाम है, ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दैट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज फेसिंग अ कैश क्रंच। ठीक, तो इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है केविन रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा है दैट द गवर्निंग बॉडी इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इट विल नॉट बी एबल टू पे इट्स बिल एट द एंड ऑफ द अगस्त विदाउट ले ऑफ्स। तो सीए मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अनाउंस प्लान्स टू lay off almost 80% of the staff, ठीक है, एंड पुटिंग देम ऑन 20% पे अंटिल जून 30। मतलब बेसिकली इट्स अ ग्रेव फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो बस वही प्रॉब्लम है, देखिए अब इसमें क्या चीजें निपट पाते हैं, किस तरह से बाकी बोर्ड्स हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। दिन में जो वीडियो रीजनिंग का आने वाला है कैलेंडर्स के ऊपर, वो देखना जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। उससे आप कैलेंडर्स के लिए पूरा कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चन अप्रोच कर पाएंगे, तो मिस मत करिएगा। मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।